आज का डिस्कशन रहेगा, ये केवल पीजीटी ही नहीं, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है। और आज के डिस्कशन में जितने भी हैं वो फैक्टिंग, कोई वैसा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। लेकिन फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा, तो पता चलता जाएगा उसका लॉजिक भी। कुछ चीजें फैक्ट होंगी जो याद करने की हैं, उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि इनको आप बाद में रीड कर लेंगे। जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, इस बात का मतलब क्या है, पहले इसी को सोचते हैं। अकाउंटिंग हम सब लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के माध्यम से अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। और अकाउंटिंग की प्रोसेस तब हो पाती है जब हमको अकाउंटेंसी की नॉलेज हो। अकाउंटेंसी की जो नॉलेज होती है उसको कहते हैं थ्योरी। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज। और जो थ्योरी है, थ्योरी का मतलब भी नॉलेज ही होता है। नॉलेज ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड थ्योरी। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसका जो बेस होती है वो थ्योरी होती है। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हम बेस बनाते हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए और यूजफुल बनाने के लिए नेसेसरी होता है कि हमारे पास एक अच्छा थ्योरेटिकल बेस हो। तो थ्योरेटिकल बेस कहां से बनेगा? थ्योरी का मतलब नॉलेज, नॉलेज का मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, जो भी हम उनका नाम लें। तो जो थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसका मतलब ही है प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, रूल्स, गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जो डेवलप हो गए हैं। जब से अकाउंटेंसी की शुरुआत हुई तब से बहुत सारे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, रूल्स, ट्रेडिशंस, अलग कन्वेंशंस, अलग अलग नाम से हमको मिलेंगे, गाइडलाइंस, ये सब जुड़ करके जो बनते चले गए हैं। तो इनका जो कंपाइल्ड फॉर्म है, इनका कंपाइलेशन है, इनका जो ग्रुप है, वो सब मिल करके थ्योरी बेस बनाता है अकाउंटिंग के लिए। इसको हम थ्योरी बोलते हैं अकाउंटिंग की, या थ्योरेटिकल बेस बोलते हैं। अब अकाउंटिंग के जो थ्योरेटिकल बेस में, अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यानी कि वो ढांचा जिसमें हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो वो जो फ्रेमवर्क है उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं गैप, GAAP। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा साइंस है जो कि डेवलप हुआ है। ये बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह कोई फिजिकल साइंस नहीं है। अकाउंटिंग भी एक साइंस है, अकाउंटिंग भी एक नॉलेज है। साइंस का मतलब भी नॉलेज होता है, लेकिन ये जो नॉलेज है वो ह्यूमन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और इसलिए ह्यूमन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसलिए इसके जो रूल्स हैं उनको हम गैप के नाम से जानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऐसे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जिन पे जनरल एक्सेप्टेंस है। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब जनरली डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज, डिफरेंट अकाउंटेंट्स इनको एक्सेप्ट करते हैं, इनको मानते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन, प्रिंसिपल या गाइडलाइंस जो भी हैं, ये वो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए, जिसकी वजह से अकाउंटेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से और कंपेरेबल तरीके से अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर पाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर पाते हैं मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार कर पाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिनके माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जाती है अकाउंटिंग के यूजर्स को। जो गैप है ये दो हिस्सों में बट जाता है जनरली। गैप में दो चीजें शामिल हो जाती हैं, एक है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और दूसरे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जो विभिन्न कंट्रीज की अकाउंटिंग बॉडीज तैयार करती हैं। और बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये समय के साथ इवोल्व हुए हैं, बने हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पहले पढ़ेंगे हम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए अलग अलग थिंकर्स अलग अलग नाम भी यूज करते हैं।
कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कॉन्सेप्ट बोलता है, कोई कन्वेंशंस बोलता है, कोई इसकी जगह पोस्टुलेट वर्ड यूज करता है। तो अलग अलग नाम से हमें ये मिल जाएंगे, लेकिन ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल वर्ड ज्यादा उचित है इन सबको मिला करके, क्योंकि अलग अलग थिंकर्स सेम कॉन्सेप्ट के लिए किसी थिंकर की बुक में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, और सेम प्रिंसिपल के लिए किसी दूसरे थिंकर की बुक में आपको एजम्पशन लिखा मिल जाएगा। तो उस कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब मिलाकर के प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को ब्रॉडली दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं हम, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग के कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट का मतलब उन बेसिक एजम्पशन से है, उन आधारभूत मान्यताओं से है जो बेस तैयार करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो ये तो वो बेसिक एजम्पशन है जो हमने एज्यूम किए हैं, जो अकाउंटेंट्स एज्यूम करते हैं कि अगर इसको हम मानेंगे तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे तैयार हो जाएंगे, यानी कि इनके पीछे थिंकिंग होती है, लॉजिक होता है। अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस हैं ये समय के साथ प्रैक्टिस में आते रहे हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जो प्रीवियस हमारे अकाउंटेंट्स थे, नए अकाउंटेंट्स जब आते हैं तो पुराने अकाउंटेंट से इस प्रैक्टिस को वो ले लेते हैं और उसको कंटिन्यूअस जारी रखते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन वो कस्टम हैं, रिवाज हैं, रीति हैं, जिनको एक गाइड की तरह यूज किया जाता है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स तैयार करने में। और कुल मिलाकर के ये दोनों ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाते हैं। अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को या कहिए एजम्पशंस को, इन सबको हम अकाउंटिंग के मेजर प्रिंसिपल्स के नाम से समझेंगे। यही इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जब ये पूछे जाते हैं तो जनरली इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक्रूअल प्रिंसिपल क्या है, या कंजर्वेटिज्म का कोई एग्जांपल देंगे उसको पूछेंगे ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्रूअल प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या है। एक्रूअल प्रिंसिपल अकाउंटिंग का ये कहता है कि अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए इस बेस पे कि वो एक्चुअली अकर कब हुआ है ट्रांजैक्शन, एक्चुअल अकरेंस, ये कहता है एक्रूअल। एक्चुअल अकरेंस का मतलब होता है कि जब कोई इनकम अर्न हुई है या जब कोई एक्सपेंस अकर हुआ है, उस आधार पे लिखना चाहिए, ना कि कैश फ्लो के आधार पे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने उधार सेल की है, कैश का फ्लो नहीं हुआ है, लेकिन उधार सेल इस साल की है, तो इस साल की इनकम इसको माना जाएगा। इसके बाद है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल, इसको हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादिता कंजर्वेटिज्म को, और प्रूडेंस को कहते हैं समझदारी। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो प्रोबेबल एक्सपेंसेस हैं, यानी कि कोई संभावित खर्चे हैं, तो उनके लिए तो प्रोविजन बना के रखिए, खर्चों के बारे में प्रोविजन बना लीजिए। आपको लग रहा है ये खर्चा होने वाला है तो उसको आप खर्चे की तरह समझिए और उसके लिए पहले से ही प्रावधान करके रखिए, उसका अकाउंट्स में रिकॉर्ड बनाइए, प्रोविजन बना लीजिए। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बना लेते हैं, बैड डेब्ट होने से पहले ही। प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेते हैं, टैक्स की एक्चुअल पेमेंट पता चलने से पहले ही। लेकिन अगर कोई इनकम ऐसी लग रही है, रेवेन्यू ऐसी लग रही है, तो उसको तब तक रिकॉर्ड मत करिए जब तक वो अकर नहीं होता है और आप उसके अकरेंस के बारे में श्योर नहीं होते हैं। मतलब आपको डाउट है कि हो सकता है ये हमारी इनकम हो जाए, हो सकता है ना हो, तो उसको आप इनकम के बारे में, उसके बारे में कोई प्रोविजन मत बनाइए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको ये कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाइए, लेकिन प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बना लीजिए, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बनाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर आपको डिस्काउंट दें ना दें उसका प्रावधान मत करिए, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बना लीजिए, क्योंकि डेटर को डिस्काउंट देंगे वो आपका खर्चा है, उसका प्रोविजन बनाइए। क्रेडिटर से आपको डिस्काउंट मिल जाए वो आपकी इनकम होगी, अगर मिल गई तो उसको जब तक आप श्योर ना हो तब तक मत बनाइए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है
कि हमारे प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक बार आपने कोई एक फॉर्मेट यूज कर लिया किसी अकाउंट को बनाने के लिए, तो उसको तब तक कंटिन्यू रखिए जब तक वाकई में ऐसा करना जरूरी ना हो जाए कि उसमें चेंज करने से कुछ बेटर हो जाएगा। मतलब आपको डेमोन्स्ट्रेबली बेटर प्रिंसिपल ना दिखे कि इसको करने से कुछ अच्छा हो जाए, तब तक उसमें चेंज मत लाइए, सामान्यतः या चेंज मत लाइए। अगर कुछ बेटर हो सकता है तो ही चेंज करिए। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि पहले साल जब आप सामान को खरीदते हैं तब तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखिए। जैसे मशीन खरीदी 10 लाख की तो 10 लाख की लिखिए। उस टाइम पे कोई खर्च हो गया तो उसको जोड़ दीजिए, टोटल कॉस्ट को लिखिए। और आने वाले वर्षों में अब इस 10 लाख के ही आधार पे उसमें से डेप्रिसिएशन घटाते जाइए, बेस वही रहेगा कॉस्ट। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप ट्रांजैक्शन को किसी को रिकॉर्ड करते हो तो उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करिए, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। ये कहता है कि जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, मटेरियल का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे डिसीजन को प्रभावित करने की क्षमता रखती हो, उसको रिवील करिए, प्रकट करिए, छुपाइए मत कुछ भी। डेटर, क्रेडिटर जैसी भी जानकारी है पूरी जानकारी रखिए अपने बुक्स में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप अकाउंट्स तैयार करते हैं अपने बिजनेस के, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फेयरली लॉन्ग पीरियड तक, लंबी अवधि तक आपका बिजनेस चलेगा। और इसी आधार पे आप अपने कमिटमेंट्स और ऑब्लिगेशंस को कैरी आउट करिए। कोई लायबिलिटी है उसको लिखिए, कोई एसेट है ये मानकर चलिए कि आपका बिजनेस लंबे समय तक रहेगा। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंसेज हैं वो पीरियड के हिसाब से मैच करने चाहिए। जैसे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, किसी पर्टिकुलर ईयर का, मान लो 2021 का, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का अकाउंट बना रहे हो, तो 31 मार्च तक के एक्सपेंसेस और 31 मार्च तक के इनकम आपस में मैच करने चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। नेक्स्ट है मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए बुक्स में, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं। और जो मटेरियल नहीं है, मटेरियल का मतलब महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके लिखने से कोई हमारे डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा, उनको अकाउंट्स में आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जो इनसिग्निफिकेंट है, कम महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको आप लीव आउट कर सकते हो। जैसे आपने अपने किसी ग्राहक को चाय पिला दी, किसी को कॉफी पिला दी, तो अपनी बुक्स में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि चाय पिलाया या कॉफी पिलाया, क्योंकि ये सब इमैटीरियल चीजें हैं। इनको इकट्ठा मिलकर के लिख सकते हैं आप कस्टमर वेलफेयर एक्सपेंसेस या रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को तब लिखना चाहिए जब वो मनी में मेजरेबल हो। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, या इसको रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए जब इसको अर्न किया गया हो। मतलब आप किसी रेवेन्यू को, कई दफे ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कई तरह की कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या हम कैश के आधार पे लिखें, क्या डिलीवरी हो जाए सामान की उसके आधार पे लिखें, क्या मतलब किस समय लिखा जाना चाहिए ट्रांजैक्शन को, किसी खर्चे को कब खर्चा माना जाए और किसी रेवेन्यू को कब रेवेन्यू माना जाए। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है कि किसी रेवेन्यू को तब रेवेन्यू माना जाना चाहिए जब ये सुनिश्चित हो जाए कि वो अर्न हुई है, चाहे डिलीवरी हुई है, डिलीवरी नहीं हुई है, कैश आया है, कैश नहीं आया है। जब ये कंफर्म हो जाए, श्योरिटी हो जाए कि अर्न हुआ है, तब अर्निंग वाले को रिकॉर्ड करना चाहिए अपनी बुक्स में। नेक्स्ट है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है
कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए कि जो ओनर है बिजनेस का और जो बिजनेस है ये आपस में अलग अलग इकाई हैं, सेपरेट एंटिटी हैं, मालिक अलग और बिजनेस अलग। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो ड्राइंग्स होते हैं उनको अलग रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि ये पता चल जाए कि मालिक अलग है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो ओनर की कैपिटल होती है वो लायबिलिटी मानी जाती है अकाउंटिंग की बुक्स में। इसको हम लायबिलिटीज में दिखाते हैं कैपिटल को, क्योंकि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस के पास ओनर की जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड प्रिंसिपल। टाइम पीरियड प्रिंसिपल यह बताता है कि अकाउंट्स जब बनाए जाते हैं तो वो एक निश्चित अवधि के लिए बनाए जाने चाहिए कि हमारा बिजनेस तो भाई लंबे समय तक चलेगा, हमें पता है ये तो अनफॉर्सीन समय तक चलता रहेगा, लंबी अवधि तक, दीर्घकाल तक। तो क्या हम अपने अकाउंट्स का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए वेट करते रहेंगे? नहीं, एक निश्चित अवधि के अकाउंट्स एक समय के पश्चात बंद करने जरूरी होते हैं ताकि ये पता चल जाए कि अलग अलग अवधि की हमारी इनकम क्या है और प्रेजेंट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसलिए अब जनरली जो टाइम पीरियड प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग में जनरली 1 ईयर का पीरियड रखा जाता है, लेकिन याद रखें जनरली विशेष अवधि में 1 साल से कम अवधि के लिए भी अकाउंट बनाए जा सकते हैं और किसी विशेष दशा में 1 साल से ज्यादा अवधि के भी अकाउंट बनाए जा सकते हैं। जनरल एक्सेप्टेंस है कि अकाउंटिंग 1 साल की बनाई जाती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अभी तक हमने देखे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे वो हमारे बेसिक अजम्पशंस हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये तय नहीं है कि वो किसने बनाया था। इनके बारे में ये नहीं बताया जाता किस संस्था ने बनाए, किस व्यक्ति ने बनाए। ये समय के साथ साथ डेवलप होते रहे और ये अकाउंटिंग को बेस देने का काम करते हैं। ऑटोमेटिकली इनको सभी अकाउंटेंट्स जनरली मानते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये फॉर्मल रूप में है। इनको कोई ना कोई बॉडी बनाती है और इनका पालन, अगर इनको बनाया जाता है तो इनका पालन करना भी जरूरी हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो कॉमन सेट हैं प्रिंसिपल्स के या स्टैंडर्ड्स के या प्रोसीजर्स के, जो बेसिस बन जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज के और प्रैक्टिसेस के। इंडिया में, भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, जिसको बनाया गया था 1977 में, इसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना। ऐसे ही अमेरिका में है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड APB। इसी की तर्ज पे इंडिया में बनाया ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो एक कमेटी होती है और वो ICAI के अंडर काम करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में AICPA के अंडर, AICPA के अंडर APB काम करता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो इसी की तर्ज पे ICAI के अंडर हमारे यहाँ ASB काम करता है। ICAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी उनको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी उन संस्थाओं को कहा जाता है जिनका निर्माण किसी विशिष्ट एक्ट के माध्यम से होता है। तो एक स्पेसिफिक एक्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंडर इसका निर्माण हुआ, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ICAI। इंस्टीट्यूट जो ICAI है ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, यानी कि भारत सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। ICAI सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में। नेक्स्ट है मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ICAI। 1 जुलाई 2017 तक की अवधि में जो मैंडेटरी नेचर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में, उनकी ये लिस्ट है। तो ये लिस्ट आप नाम के हिसाब से याद रखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इनके बारे में यही पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड है।
AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, कैसे तैयार किया जाएगा। AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट की डेट के बाद कोई कंटिजेंसी होती हैं या इवेंट्स, उनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। AS5 नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड आइटम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनसे रिलेटेड है। यानी कि जो पीरियड के अवधि के लाभ हानि है उनके बारे में भी बताता है, अवधि से पहले के लाभ हानि है उनके बारे में बताता है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंजेज है तो उनके बारे में भी इसमें जानकारी है। AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये विड्रॉ कर लिया गया है और ये अब मिला दिया गया है AS10 में। AS10 फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS8 नहीं है, खत्म है। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, P&L में कब लिखा जाएगा रेवेन्यू को। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, अकाउंटिंग में कैसे दिखाया जाएगा। अच्छा, जितने भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ध्यान रखें, ये सभी के सभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं कि P&L में बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा इन इंफॉर्मेशन को, ये इससे संबंधित हैं, अकाउंटेंट्स को गाइड करते हैं ये सारे के सारे AS। और अकाउंट्स तैयार करते समय ही इनकी जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन होता है कुछ कंपनियों का, तो कैसे अकाउंट बनेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट AS15 कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। बोरोइंग कॉस्ट, आपने लोन लिया किसी काम के लिए, उस कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सेगमेंट रिपोर्टिंग, आप अपनी संस्था में अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी जो है उनके बारे में डिस्क्लोजर देना होगा अकाउंट्स में। AS19 लीजेस से रिलेटेड है, लीज। AS20 अर्निंग पर शेयर। AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS19 लीज और AS20 अर्निंग पर शेयर, ये काफी एग्जाम्सों में पूछ लिए जाते हैं। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। AS25 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। AS26 इंटेंजिबल एसेट, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए, ये पूछ लिया जाता है बार बार। AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ लिया जाता है। AS29 प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटी इन कंटिजेंट एसेट। इसके अलावा AS30, AS31 और AS32 ये इशू किए थे, लेकिन ये ICAI ने 15 नवंबर 2016 को इनके बारे में जानकारी दी और इनको विड्रॉ कर लिया, समाप्त। तो ये तो थे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, इनकी कहानी स्टार्ट होती है IASC के साथ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी। ये बनी थी 29 जून 1973 को लंदन में, और ये बनी थी सर हेनरी बेंसन के इनिशिएटिव पे, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स ये ब्रिटेन के ही पार्ट हैं, स्टेट्स हैं। टोटल 16 अकाउंटिंग बॉडीज। अब 16 अकाउंटिंग बॉडीज यानी कि अलग अलग देशों की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो थे। 9 नेशंस के 16 अकाउंटिंग बॉडीज थी। देखिए, किसी देश में एक से ज्यादा बॉडी भी होती हैं, जैसे इंडिया में ही ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICMA है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो पहले ICWA के नाम से थी। ICSI है, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो इसलिए एक से ज्यादा भी बॉडीज होती हैं, इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना है। 9 नेशंस के 16 अकाउंटिंग बॉडीज थे शामिल जब इसको बनाया गया था IASC को। अच्छा, इसमें 9 नेशन की जगह कई जगह आपको 10 भी लिखा मिल जाएगा, 10 कंट्रीज,
उसका कारण क्या है कि बाकी जो थे यूएसए, कनाडा, अब ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इनको एक ही मान लिया जाता है नेशन, तो ये 9 रह जाते हैं। और इनको 10 कंट्रीज का भी बोला जाता है, तो उस टाइम पे ब्रिटेन और आयरलैंड को अलग अलग माना जाता है। बाकी ये नाम है यहाँ पे, इनको नोट कर लें आप, ये कंट्रीज थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा, इनमें से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए नाम पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। इट डिवाइड एंड पब्लिश्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये आईएएस बनाने का काम था। आईएएस यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे इंडिया में आईएएस, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे आईएएस। हालांकि 2001 में 2001 में ये व्यवस्था बदल दी गई और जो आईएएससी था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, इसकी जगह बन गया आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आईएएसबी ने अपनी पहली ही मीटिंग में जो जितने भी आईएएस पहले से थे एग्जिस्टिंग, उनको अडॉप्ट किया, मतलब स्वीकार किया कि ये भी बने रहेंगे आगे भी, इनको समाप्त नहीं किया। और आईएएसबी ने जारी रखा नए स्टैंडर्ड बनाना, लेकिन नए जो स्टैंडर्ड आईएएसबी बनाती है, अब उनको जाना जाता है आईएफआरएस के नाम से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से। ये कई दफे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब एग्जिस्टिंग आईएफआरएस की लिस्ट है, ये एग्जाम्स में अभी तक इनका ट्रेंड नहीं है, ज्यादातर हमारे यहाँ जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं एएससी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही, फिर भी इनको जानकारी के लिए रख सकते हैं। एग्जिस्टिंग आईएफआरएस की लिस्ट है। महत्वपूर्ण बात खाली एक है कि जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, यानी कि जो वर्तमान लिस्ट है आईएफआरएस की, इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें जो नए बने हैं, जो आईएएसबी ने बनाए हैं, नई संस्था ने, ये सब आईएफआरएस के नाम से जाने जाते हैं। और जो पुराने हैं वो भी वर्तमान में प्रचलित हैं, मौजूद हैं, वो भी इसी लिस्ट में हमको नीचे दिख जाएंगे। जितने आईएफआरएस बने अभी तक 17 बने, और जो पुराने पहले आईएएस थे वो भी इसी लिस्ट में शामिल हैं, आईएएस 1, 2। जितने आईएएस की जगह नए आईएफआरएस बन गए, वो यहां से लिस्ट में से समाप्त होते चले जाते हैं। तो इसलिए ये आपको इस तरीके से लिस्ट दिखेगी आईएएस की। अब नेक्स्ट है इंड एएस। अब बात आती है इंड एएस क्या है। तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं आईएफआरएस, और इंडिया में हमारे कंट्री में भी बने हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन समय के साथ चेंज क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनीज बनने लगी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, उनको आईएफआरएस भी मानने पड़ते हैं, और जिस कंट्री में काम करती हैं उस कंट्री के एएस भी मानने पड़ते हैं। तो ज्यादातर देशों में अब प्रचलन ये है कि वो आईएफआरएस को या तो स्वीकार कर रहे हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने आईएफआरएस को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको हम आईएफआरएस कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब जो आईएफआरएस की व्यवस्था है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही एडजस्ट कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस में कन्वर्ज होते जाएंगे, मतलब आईएफआरएस का जो सिस्टम है उसको हम फॉलो करते चले जाएंगे, तो वो इंड एएस कहलाएंगे। एज इट इज हमने इनको स्वीकार नहीं किया, आईएफआरएस को हम अपडेट कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो जो नई व्यवस्था में हमारे स्टैंडर्ड अब बन रहे हैं, इनको कहा जाता है इंड एएस। इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो सेट है वो कंपनीज एक्ट 2013 में उसके बारे में नोटिफाई किया गया है, जानकारी दी गई है। इंड एएस एप्लीकेबल है कंपनीज में इंडिया में जो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और जिनका नेट वर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, और उनके होल्डिंग और सब्सिडरी या एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं, इनको ये मानने पड़ेंगे। अब इंड एएस नेम्ड और नंबर्ड किए गए ठीक उसी तरीके से जैसे आईएफआरएस है। आईएफआरएस वाला ही नंबर इनका और उसी का तरीका है, केवल इनको नाम इंड एएस रखा गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिस्ट में देखेंगे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
ये उसी क्रम में है जिस क्रम में IFRS है, उसी तरीके से आपको इंड AS नजर आएंगे। IFRS कन्वर्ज्ड है तो उन्हीं की तरह इनका नोमेनक्लेचर है। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है, बात आती है ये इनकी नीड क्या है। तो इनकी नीड ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं, इससे पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, अकाउंटिंग कन्वेंशन, गैप का जो शुरुआती हिस्सा है, मेजर हिस्सा है गैप्स का। कई दफे तो गैप्स का मतलब ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रख लिया जाता है केवल, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये थी कि ये बाई फोर्स लागू नहीं है, जनरल एक्सेप्टेंस है इनके बारे में। तो हो सकता है कोई कंपनी इनको पूरी तरह माने, कोई ना माने, किसी देश में इनको माना जाए ना माना जाए। तो इससे क्या है, जो प्रैक्टिसेस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। अब अलग अलग प्रैक्टिस होंगी तो जो अकाउंट्स बनेंगे वो उतने ट्रू और फेयर नहीं रहेंगे। तो अकाउंट्स को ज्यादा ट्रू फेयर बनाए जाने के लिए, उनमें एक रूपता लाने के लिए जरूरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन किया जाए, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ये सबको एक तरीके से अकाउंट्स तैयार कराने में मदद करेंगे। अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट क्या है? तो इनके बेनिफिट ये हैं कि जो अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, वो एलिमिनेट होंगी, समाप्त होंगी, वेरिएशन समाप्त होंगे, एक जैसे बनेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जिनको दिखाना जरूरी है तो वो डिस्क्लोजर हो जाएंगी। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले वेरिएशन संभव थे, अब लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में बता दिया कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा 3 तरह की एक्टिविटीज में। AS3 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, तो ये फायदा हुआ कि AS3 जब अपनाती हैं इंडियन कंपनी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तैयार करती हैं, तो 3 तरह की एक्टिविटीज में दिखाएंगी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तो सबको वैसे ही दिखाना पड़ता है। फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी, इससे जो अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबल बन जाएंगे, तुलना कर सकते हैं हम एक ईयर की दूसरे ईयर से और एक कंपनी की दूसरी कंपनी से। अब इसकी कुछ लेकिन अपनी लिमिटेशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिमिटेशन का मतलब है सीमा। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई खराब है, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि इनकी कुछ अपनी लिमिटेशन है। लिमिटेशन पहला है कि चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं अलग अलग, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम फॉलो करेंगे तो हमको एक चीज अपनानी पड़ेगी, उनमें से एक चीज चॉइस करनी पड़ेगी। तो ये इनकी एक लिमिटेशन है कि अब हम जो वेरिएंट प्रैक्टिस हो सकते थे वो हमको समाप्त करने पड़ते हैं, उनमें से किसी एक अल्टरनेट को चूज करना पड़ता है। दूसरा है रिजिडली फॉलोड इन फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है किसी चीज के संदर्भ में तो अब उसको रिजिडली फॉलो करना पड़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचती है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS26 कहता है कि जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, AS26 जो है वो उन एसेट्स जो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, तो ये कहता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है वो बुक्स में नहीं दिखाई जानी चाहिए, तो रिजिडली फॉलोड करना ही पड़ेगा। अगर मान लो रिक्वायरमेंट भी है, बी की भी दिखानी चाहिए, फर्म की गुडविल है लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। अब अगली लिमिटेशन ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनाते हैं तो हमको स्टैट्यूट के अनुसार उनको सेट करना पड़ता है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कानून जो हमारे एक्ट्स हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कहां-कहां एप्लीकेबिलिटी है? तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ करके ये इन सभी संस्थाओं में एप्लीकेबल होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, यानी कि ये सभी संस्थाएं जनरली इनको फॉलो करेंगी अपने अकाउंट्स बनाते समय। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंड AS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंड AS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनते हैं तो इनको ध्यान में रखना होता है, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट। इनका मतलब क्या है? देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है किसी एसेट की वो कॉस्ट जिस कॉस्ट पे उस एसेट को एक्वायर किया गया था। जैसे 10 लाख की फिक्स्ड एसेट खरीदी,
मान लो 1 लाख उस पर कमीशन दिया था किसी को, तो खरीदते टाइम जितना खर्चा सब जुड़ जाएगा तो 11 लाख की हो गई। अब ये 11 लाख पे दिखाई जाएगी बुक्स में, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। आगे नेक्स्ट ईयर इसमें से डेप्रिसिएशन घट जाएगा, तब भी इसी के बेस पे घटेगा वो भी। करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट जो है इसका मतलब होता है कि किसी एसेट की करंट में अगर उसको परचेज किया जाए तो कितने रुपए में आएगी, करंट कॉस्ट। अब करंट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट जब फर्स्ट टाइम कोई एसेट खरीदी जाएगी तो ये एक ही रहेंगी, क्योंकि 11 लाख की मान लो हमें ये एसेट पड़ी, तो इसका मतलब इसकी करंट कॉस्ट भी पहले साल 11 लाख है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इसकी जो करंट कॉस्ट है वो अब बदल जाएगी। मतलब नेक्स्ट ईयर अगर हम खरीदना चाहेंगे तो हो सकता है 11 लाख से ज्यादा में आए, हो सकता है 11 लाख से कम में आए। तो करंट कॉस्ट जो है, हिस्टोरिकल कॉस्ट आगे जाकर के और करंट कॉस्ट कभी बराबर नहीं होती हैं। अब रियलाइजेबल कॉस्ट क्या है? रियलाइजेबल कॉस्ट, कॉस्ट का वो कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एसेट को अगर आज बेचा जाए तो उससे कितना वसूल हो सकता है, ये रियलाइजेबल कॉस्ट है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉस्ट। प्रेजेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, अब जो एसेट होती है उनकी कैपेसिटी होती है कि उनसे हम अर्निंग करते हैं। मान लो किसी एसेट से हम आने वाले 5 सालों में अगर मान लो 50 लाख अर्न कर सकते हैं, तो ये जो 50 लाख आने वाले 5 साल में अर्न करेंगे, ये इस एसेट की फ्यूचर कॉस्ट है। अब इस 50 लाख जो आने वाले 5 वर्षों में हम इससे अर्न करेंगे, इसको हम डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट कॉस्ट इसकी निकालना चाहें तो वो प्रेजेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहला जाता है। यानी कि फ्यूचर में इस एसेट से होने वाली अर्निंग की आज की वैल्यू, ये प्रेजेंट कॉस्ट है। अब फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू किसी एसेट की वो वैल्यू होती है जिसको उचित माना जाए। अब ये जो फेयर वैल्यू है, ये वो वैल्यू होगी जो बायर के नजरिए से और उस एसेट के सेलर के नजरिए से फेयर मानी जाए, यानी कि जिस पे दोनों एग्री करते हो उसको फेयर वैल्यू माना जाता है। नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ इंड एएस। इंड एएस जो है वो कौन से एजम्पशन, उसका बेस है। तो इंड एएस जितने भी हैं इनके एजम्पशन है 2 मेजर, एक्रूअल बेसिस और गोइंग कंसर्न, ये इनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इंड एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंड एएस जो कंपनीज इंडिया में फॉलो कर रही हैं अब, उनको कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस बेस्ड तैयार करने पड़ते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये इक्विटी में जो चेंज होता है कैपिटल में उसके चेंजेस को दिखाने के लिए बनता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो के लिए, और नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो नोट्स रहते हैं उनसे रिलेटेड। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, जो इंड एएस है उनकी एप्लीकेबिलिटी किन किन संस्थाओं के लिए है? तो ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ऐसी कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या ज्यादा है, इसके अलावा अदर कंपनीज वॉलेंटरीली इसको फॉलो कर सकती हैं, बाकी कंपनीज अपनी इच्छा से। नेक्स्ट है कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के जो बेसिस हैं, 2 मेजर बेस हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अकाउंटिंग का कैश बेसिस ये कहता है कि अकाउंट्स तैयार करने चाहिए इस बेस पे कि जब कैश रिसीव हो तो उसको रिकॉर्ड करें और कैश पे हो तब उसको रिकॉर्ड करें। ये मेथड सिंपल मेथड है और जनरली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको अपनाते हैं, कैश बेस को। अब हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली अपनाते हैं कैश बेसिस को। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस वो बेसिस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यूज को जब वो अर्न होती हैं, मतलब हमारी आमदनी जब होगी तो उसको लिखेंगे, और एक्सपेंसेस को जब वो इनकर होंगे, मतलब जब एक्सपेंसेस होंगे हमसे तब लिखेंगे। इसमें ये नहीं देखा जाता कैश कब आया कैश कब गया, मतलब इसमें उधार ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी कंपनीज है इंडिया में उनके लिए मस्ट है कि वो एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो करेंगी, और डबल एंट्री सिस्टम जहां भी अपनाया जाता है वो जनरली एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो करता है। एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए एक्रूअल बेसिस को फॉलो करना पड़ता है। और थर्ड एक नया सिस्टम हो सकता है इसमें, हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड का मतलब हो गया दोनों का मिक्स, कैश और एक्रूअल। हाइब्रिड सिस्टम
ज्यादातर ये प्रोफेशनल्स के द्वारा अपनाया जाता है, जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो रेवेन्यूज होती हैं उनको तो कैश बेसिस पे लिखते हैं, यानी कि जब हमारी कैश हमको मिल गया तब उसको रेवेन्यू मानेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई वकील है तो वो अपनी इनकम तो तब मानेगा जब उसको फीस मिल जाएगी, जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं लिखेगा। लेकिन एक्सपेंसेस उसके चेम्बर के खर्चे हैं, उसके यहाँ कोई काम करता है स्टाफ, उसका खर्चा है, तो उनको वो एक्रूअल बेस पे ही लिख लेगा। अब सैलरी देनी है तो देनी ही पड़ेगी, आज नहीं दे रहे हैं 10 दिन बाद देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के सिस्टम। तो जनरली दो मेजर सिस्टम है अकाउंटिंग के, एक डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहला डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, बेस्ड है, मतलब इसमें डुअल एस्पेक्ट में लिखा जाता है, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं कम से कम, एक को डेबिट की तरफ लिखा जाता है, दूसरे को क्रेडिट की तरफ। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, मतलब दो चीजों पर प्रभाव डालती है हर ट्रांजैक्शन। एक होता है रिसीविंग ए बेनिफिट, दूसरा गिविंग ए बेनिफिट। जैसे गुड्स परचेज की तो एक हमारा है रिसीविंग बेनिफिट कि गुड्स हमको रिसीव हो गई, दूसरा है कैश हमारा चला गया। एवरी डेबिट मस्ट हैव ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, हर डेबिट का उतनी ही अमाउंट का क्रेडिट भी होना जरूरी है। एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन को कम करता है ये, क्योंकि दो साइड जब लिखा जाता है तो जहां पे भी कोई फ्रॉड होगा तो संभावना होगी कि वो दोनों साइड में से अगर एक साइड नहीं मिलेगी तो वो पकड़ में आ सकती है गलती। ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है बड़ी संस्थाओं में भी और छोटी संस्थाओं में भी, किसी में भी इसको इंप्लीमेंट करने में समस्या नहीं है। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, एक्चुअल में सिंगल एंट्री सिस्टम अपने आप में कोई सिस्टम नहीं है, कंप्लीट सिस्टम नहीं है रिकॉर्ड मेंटेन करने का। ये रिकॉर्ड नहीं करता टू फोल्ड इफेक्ट पे ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को। जनरली इसमें जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे लोगों के नाम से खोले जाते हैं, और कैश बुक, ये तो मेंटेन कर लिए जाते हैं, और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। इसमें अकाउंट्स इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड होते हैं। फॉलो किया जाता है जनरली स्मॉल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। हालांकि इसका फायदा ये रहता है, स्मॉल इंस्टीट्यूशन इसलिए इसको फॉलो करती हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को, क्योंकि एक सिंपल है, साधारण है, और दूसरा ये फ्लेक्सिबल है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जानकारी के लिए खाली जो थ्योरी बेस है उससे अलग है। वन कंट्री वन टैक्स, इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जीएसटी का बेनिफिट उस स्टेट को मिलता है जिस स्टेट में सामान पहुंचता है। इससे पहले जीएसटी पहले का जो सिस्टम था उसमें बेनिफिट टैक्स का उस स्टेट को ज्यादा मिलता था जहां पे सामान बनता था, प्रोड्यूसिंग स्टेट जो थे वो टैक्स का बेनिफिट लेते थे। जीएसटी जब से लागू होता है तब से जो कंज्यूमर स्टेट हैं उनको बेनिफिट होता है। जिन स्टेट में कंज्यूमर्स ज्यादा कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं उन स्टेट में टैक्स कलेक्शन ज्यादा है। जीएसटी का डुअल एस्पेक्ट है, डुअल एस्पेक्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें हिस्सेदार रहती हैं। जीएसटी के तीन कंपोनेंट है मेजर, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंटर जो है वो लेवी करता है और एडमिनिस्टर करता है सीजीएसटी और आईजीएसटी को, जबकि स्टेट्स जो होते हैं वो लेवी करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं एसजीएसटी को। ऐसी ट्रांजैक्शन जो एक स्टेट के अंदर होती हैं, जैसे मान लो यूपी में आगरा से और कोई सामान कानपुर जा रहा है, तो इस पे दो टैक्स लगेंगे, एक लगेगा एसजीएसटी, दूसरा लगेगा सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब स्टेट के अंदर, याद रखें केवल एक स्टेट के अंदर जब लगता है तब लगता है ये एसजीएसटी और सीजीएसटी। और आईजीएसटी तब लगता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, जैसे यूपी से सामान गया और यूपी से गया पंजाब को, तो ऐसे केस में इस पे लगेगा आईजीएसटी। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लेवी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
आईजीएसटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ ही साथ अगर फॉरेन से भी कोई सामान आता है, विदेश से इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे भी आईजीएसटी लगता है। यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर कोई होती है तो उस पे भी आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे तब जब एक स्टेट के अंदर सौदा होगा। इसमें रेट का भी क्या होता है कि जैसे मान लो किसी गुड पे 12% जीएसटी लगना है, किसी पर्टिकुलर आइटम पे 12% जीएसटी। अब अगर उस गुड का ट्रांजैक्शन होगा मान लो एक ही स्टेट के अंदर, तो भी 12% लगेगा, 6% स्टेट, 6% सेंटर। और अगर आईजीएसटी लगना है, यूपी से पंजाब सामान गया तो भी लगेगा 12% ही, लेकिन तब आईजीएसटी 12% लग जाएगा। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जीएसटी एक कॉमन लॉ है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अभी बात करी थी, डेस्टिनेशन वाले स्टेट को इसको बेनिफिट मिलता है, उसके पास जाकर के ये इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवी है। कॉम्प्रिहेंसिव लेवी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया गुड्स है, सर्विसेज है, सब पे लगता है। कोई मल्टीपल लेवीज ऑफ टैक्सेस नहीं है। जीएसटी जब लगा तो सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस जो अलग अलग लगते थे सबकी जगह एक ही लग गया। अब मल्टीपल लेवी खत्म कर दिया। इसके कुछ एडवांटेजेस, अब हालांकि ये डिस्कशन का विषय हो सकता है, एडवांटेजेस हैं नहीं है, इनका नुकसान ज्यादा हो गया, एडवांटेजेस के लिए हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से रिजल्ट हुआ बहुत सारे मल्टीपल टाइप के जो टैक्सेस थे वो खत्म हुए। जीएसटी वाइडन्स द टैक्स बेस, इससे टैक्स बेस बढ़ा, सेंटर स्टेट सब मिल गए, गुड्स सर्विसेज सब पे लग गया। जीएसटी से रिड्यूस हुआ कंप्लायंस कॉस्ट, यानी कि कंप्लायंस पे जो खर्च होता था उसमें कमी आनी थी, अब वास्तव में आई नहीं। उसका जो कारण है वो भी बता देते हैं। मेनली जीएसटी में जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि इसके जो टेक्निक है उसको नहीं सुधार पाए अभी तक, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो आ रही हैं ज्यादा। जीएसटी से रिमूव हुआ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है डबल टैक्सेशन लग जाना, तो क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे एक ही लगता है तो कैस्केडिंग इफेक्ट में कमी आई, खत्म हुआ। जीएसटी रिजल्ट करेगा एनहेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, मतलब उसको बढ़ाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, जो बिजनेसमैन है उनको आसानी होगी टैक्स सिस्टम में। और इवेंचुअली ये प्रमोट करेगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि टैक्स का स्ट्रक्चर अगर किसी देश में सुधरेगा तो उस देश में जो बिजनेसेस हैं वो बेटर कर पाएंगे, और बेटर कर पाएंगे बिजनेस तो उस देश की जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। तो इसके अलावा जीएसटी हेल्प करेगा एक्सटेंड कॉम्पिटिटिव एज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट जैसे बहुत सारे देशों में जिनमें जीएसटी पहले से लागू था तो उनमें कंपनीज बेटर फील करती थी अपना व्यवसाय करने को, तो जीएसटी इस उद्देश्य से भी लाया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। बहुत सारी कंपनी जो हमारे यहाँ इस तक इसलिए अभी नहीं आ रही थी कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो था वो ज्यादा पेचीदा था, मल्टीपल टैक्स लगते थे अलग अलग जगह, तो उनको इस चीज से छुटकारा मिलेगा, तो वो कंपनीज हमारे यहाँ भी आ सकती है।